केंद्र के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ विशेषज्ञ वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अर्जुन सिंह जी से आपने टिड्डी के विषय में सामान्य या बेसिक जानकारी प्राप्त की। अब हम इस विषय वस्तु पर जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ममता चौधरी, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ है पौध संरक्षण में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 राजस्थान में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैम, ये जो टिड्डी है, जिसे हम टिड्डी अभी जिले में प्रकोप जारी है, इसे हम सामान्य भाषा में टिड्डी दल कहकर संबोधित कर रहे हैं, तो क्या आप अपनी विभागीय भाषा में भी इसे टिड्डी दल ही कहते हैं या कुछ और भी संबोधित करते हैं? जी सर, हम हमारी विभागीय भाषा में हम लोकस्ट या टिड्डी दोनों ही नाम से बोलते हैं, और किसान को बताते हैं तो हमें जैसे लोग प्रवासी खुद के, लंबी सींगों वाली प्रवासी खुद के, यही बताते हैं। ये जो टिड्डी है मैम, इसकी कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं, या जो अभी हमारे यहाँ पर टिड्डी का प्रकोप है, ये कौन से प्रकार की प्रजाति है? जी सर, देखो यहाँ पे भारत में वैसे 3 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन जो दो प्रजातियां हैं वो नियंत्रण पे है, लेकिन ये जो डेजर्ट लोकस्ट बोलते हैं वो अभी नियंत्रण में नहीं आ पाई है और बहुत नुकसान पहुंचा रही है। ये जो अभी टिड्डी का प्रकोप चल रहा है, ये जो विशेष टिड्डी हमारे यहाँ पर जिले में प्रवेश कर गई है, ये किस प्रकार की होती है टिड्डी, या यूं कह सकते हैं कि इसकी अनुकूलतम क्या वातावरण होता है, किस वातावरण में पाई जाती है? देखो, ये राजस्थान में ये मई, जून और जुलाई के टाइम आती है, और ये वर्षा ऋतु में इसका अनुकूलतम तापमान ज़्यादा होता है। मैं इसका जीवन चक्र की बात करूं, इसकी 3 अवस्थाएं होती है: अंडे, शिशु और प्रौढ़। जो शिशु और प्रौढ़ है वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अंडे देती है, इसके अंडे जैसे चावल की तरह नारंगी पीले कलर के होते हैं। अनुकूलतम तापमान मिल जाएगा, नमी अधिक होगी, अधिक नमी में जल्दी हैच हो जाते हैं, और 30 दिन के अंदर में ये शिशु बाहर आ जाते हैं। और शिशु से प्रौढ़ में जाने में इनकी 5 अवस्थाएं होती है। जो फर्स्ट और सेकंड अवस्था होती है वो नुकसान नहीं पहुंचाती, वो मतलब एक जगह से दूसरी जाने में सक्षम नहीं होती है, तो अपन नियंत्रण उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं उसका। और ये जब 5वीं या 6ठी अवस्था में चली जाती है, तब इनका जब 4 अवस्थाएं होती है, इनका कलर काला कलर होता है, और जब ये 5वीं या 6ठी अवस्था में चली जाती है, इनका गुलाबी कलर होता है, वो कोमल शरीर वाली होती है। जब ये इस टाइम ये मैच्योर नहीं होती, और जब ये मैच्योर अवस्था में चली जाती है, तब इनका कलर पीला हो जाता है, और ये प्रजनन के लायक हो जाती है, जो मतलब उड़ान भरती है और ग्रुप में रहना पसंद करती है उस टाइम। इसका मतलब ये है मैम कि अगर ये पीले कलर की है तो ये बिल्कुल वयस्क अवस्था में है, और ये प्रजनन भी कर सकती है, अपनी संख्या में वृद्धि भी कर सकती है। परंतु अभी जो जिले में हम देख रहे हैं वो गुलाबी कलर की, इसका मतलब है कि वो अभी जनन नहीं कर सकती। उसे अगर हम नियंत्रित करें तो वो वहीं खत्म हो जाएगी, नए बच्चे इससे पैदा नहीं होंगे। उस टाइम अगर अपन कंट्रोल कर सके तो आराम से हो सकती है। वो अभी डैमेजिंग अवस्था ही है, वो प्रजनन अवस्था नहीं है। जब प्रजनन अवस्था में वो पीले कलर की होगी, उस टाइम अपन सोच लेना चाहिए कि अंडे देना शुरू कर देगी। इसका मैम जीवन काल कितना होता है, कितनी लाइफ लॉन्ग ये जीती है? जब ये इनका अनुकूलतम वातावरण मिल जाता है, फेवरेबल कंडीशन, तो ये अपना जीवन काल 65 से 70 दिन में कंप्लीट कर लेती है। और जब इनको प्रतिकूल वातावरण में होती है, तब ये मतलब इनका जो जीवन चक्र है वो बहुत लंबा, जैसे 6 महीने तक भी चला जाता है। तो इनके नियंत्रण के लिए जो छिड़काव किए जाते हैं वो विशेषतः कौन कौन से रसायन होते हैं? इसके नियंत्रण के लिए जैसे मेलाथियान है, 96% इसी, तो ये है जो कृषि विभाग भी अवेलेबल है। जैसे अपन यहाँ दुकानों से खाद बीज डीलर से लेना चाहते हैं, वो नहीं मिल सकता। आज हम किसान चर्चा के लिए आप पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मूलासर। इसी तरीके का एक कृषि विज्ञान केंद्र नागौर के पास अठियासन में है, और ये यहाँ का जो कृषि विज्ञान केंद्र है, इस पे अपन जानते हैं दीदी से कि वो किस पद पर कार्यरत है और किस तरीके से किसानों के लिए वो यहाँ पे दिन रात एकजुट करके काम कर रही है। मैं सुमित्रा बंबोरिया, यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र मूलासर में वस्तु विषय विशेषज्ञ सस्य विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ, और आज मैं यहाँ अपने किसान भाइयों को इस वर्मी कंपोस्ट यूनिट और एजोला यूनिट के बारे में बताना चाहूँगी कि हम वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करें, कैसे उसका प्रयोग करना है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, और साथ में हमें एजोला कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको पशुओं को खिला सकते हैं, और क्या क्या सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए।
ये जो अपन देख पा रहे हैं ये एजोला है, और एजोला से जानते हैं मैम से कि ये किस तरीके से यूज़फुल रहता है किसानों के लिए, या किस तरीके से तैयार किया जाता है। क्या इसका खाद में यूज होता है या खाद के अलावा और कुछ भी यूज होता है? तो मैम इसकी विस्तृत जानकारी दीजिए आप। देखिए एजोला क्या है, एजोला एक फर्न है, मतलब ये जो हरी घास होती है उस टाइप की होती है। किसान लोग इसको देख के और हरी घास कहते हैं, तो ये पानी वाली घास भी किसान इसको बोलते हैं। तो ये जैसे अपने जो धान का खेत होता है उसमें इसका उपयोग होता है, लेकिन धान तो अपने यहाँ राजस्थान में है नहीं, तो इसका यहाँ क्या उपयोग होता है, पशु आहार होता है, उसकी तरह इसका उपयोग करते हैं। तो इससे क्या होता है, दूध का उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ में उसकी जो गुणवत्ता है, पौष्टिकता है वो भी बढ़ती है, उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है इसकी वजह से। तो इसको कैसे तैयार करते हैं, ये सबसे पहले ये एक थैली है सीमेंटेड, वो बनाई जाती है, या आर्टिफिशियल बनी हुई भी आती है, उसमें भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा मिट्टी और 2-3 दिन पुराना गोबर होता है, उसका पेस्ट तैयार करके और इसमें डाल देते हैं। उसके बाद में इसको पानी से भरते हैं, और फिर कहीं भी कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से कहीं भी जहाँ से ये सीड है इसका अवेलेबल हो जाता है, वो लाके इसमें छोड़ देते हैं। 20 दिन में ये तैयार होता है, अपनी ग्रोथ अच्छी कर लेता है। तो 21वें दिन इसको निकाल के और पानी में धो के और किसान है वो अपने पशुओं को खिला सकते हैं। नहीं, जो नागौर के किसान भाई है वो इसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इस एजोला को? देखिए ये कृषि विज्ञान केंद्र जो अपने नागौर में 2 कृषि विज्ञान केंद्र है, एक अपना यहाँ मोलासर है, दूसरा अटियासन है। दोनों जगह से वो जो भी नियरेस्ट हो वहाँ से ले सकते हैं, या कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और आजकल तो किसान लोग काफ़ी अवेयर हो गए इसके बारे में, तो कई किसान, मुझे जहाँ तक पता है कि कई किसानों ने ये बेड बनवा रखी है। हम भी शुरू में किसानों से ही लेके आए थे, तो अपने आसपास के किसानों से ही वो इसे प्राप्त कर सकते हैं। कि ये कितनी दर में उनको या कितनी लागत में उनको प्राप्त की जा सकती है? देखिए ये वैसे 80 रुपये पर केजी के हिसाब से इसका सीड अवेलेबल होता है। और वो ये आपके यहाँ से, या मतलब आपने जो बताया नागौर के दूसरे सेंटर से प्राप्त किया जा सकता है। तो किसान भाई है वो यहाँ आकर के मोलासर में आकर के और ये या इसका सैंपल या कुछ यहाँ से ले जा सकते हैं, और वो ले जा करके वहाँ पे अपने घर पे जहाँ पे भी पानी इकट्ठा रहता है वहाँ पे इसका आसानी से कल्चर किया जा सकता है, इसका संवर्धन किया जा सकता है। और मेरा ऐसा मानना है, और डॉक्टर का भी कहना है कि ये जो एजोला है इससे दुग्ध उत्पादन में भारी मात्रा में वृद्धि देखने को मिलेगी। किसान मित्र किसको कहा जाता है? केचुए को कहा जाता है। तो हम आज उसी केचुए की चर्चा करेंगे सुमित्रा जी से कि वो ये जो केचुआ की जो खाद है जिसे वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है, ये कैसे तैयार की जाती है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को विस्तृत जानकारी दीजिए। देखिए केचुआ खाद या जो वर्मी कंपोस्ट है, इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले अपने पास होनी चाहिए या तो ये सीमेंटेड थैली, या अपन जो है एक कच्चा तिरपाल का बना हुआ होता है, उस पे भी इसे तैयार कर सकते हैं। वो किसान पे डिपेंड करता है, वो अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो थैली है वो आपकी जो इसकी लेंथ किसान है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकता है। बाकी जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, वो 3 से 5 फीट होती है, और इसकी गहराई है वो 6 इंच तक रख सकते हैं। उसके बाद में इसमें सबसे पहले जो अपना कूड़ा करकट होता है खेत का, जैसे आपने सरसों निकाली, उसका बचा हुआ जो अवशेष है वो काम नहीं आते हैं, या जो तिल का कचरा है वो काम नहीं आता है पशुओं के लिए, तो सबसे पहले नीचे पेंदे में उसको डाल देंगे। उसकी परत डालने के बाद में अपना जो गोबर होता है, थोड़ा पुराना गोबर, वो लाके इसमें डालते हैं। फिर इसमें थोड़ी नमी का ध्यान रखना पड़ता है, इसको थोड़ा मॉइस्चराइज करते हैं। बाद में इसमें केंचुए छोड़ देते हैं। अब केंचुए हैं, इनको 1-2 जो तापमान है वो 25 से 30 डिग्री होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी ये डैमेज हो जाएंगे। और साथ में जो मॉइस्चर है उसका भी, मतलब नमी है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर ज़्यादा मॉइस्चर है तो भी इनको नुकसान हो सकता है, और अगर ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो भी ये मर सकते हैं। और इनको अंधेरा पसंद होता है, इसलिए इनको बोरी से या जो जूट है इससे ढक दिया जाता है। बाद में 2-3 दिन से गर्मियों में इसको थोड़ा नमी करते रहते हैं, और जैसे ही ये मतलब 2 महीने में तो कंप्लीट तैयार हो जाती है। 1 महीना होते ही थोड़े चाय के दाने से दिखने लग जाते हैं। 2 महीने में पूरी तैयार हो जाती है, तो इसको फिर निकाला जाता है। कैसे? इसमें अब नमी है, वो नमी को बंद कर देंगे अपन, पानी देना इसमें बंद कर देते हैं ताकि जो केंचुए हैं वो नीचे चले जाए।
जैसे ऊपर से सूखना स्टार्ट होगी तो केंचुए नीचे चले जाते हैं। तो नीचे जाते ही ऊपर का जो है इसको अपन निकाल के छान के, और जो इधर बोरियाँ दिख रही है इन बोरियों में अपन इसको कलेक्ट कर लेते हैं, और बोरियों में डालने के बाद में इसमें नमी का ध्यान रखा जाता है। बाद में अपन जैसे भी है यूज ले सकते हैं बाद में। मतलब इसका जो किसान भाई ये भी जानना चाहेंगे कि इसका जो यूज किया जाता है वो सामान्य खाद की तरह करते हैं या कोई स्पेशल विधि होती है, इसकी स्पेशल तरीका यूज की? देखिए जैसे अपनी खाद होती है गोबर की खाद, उसको तो किसान भाई है वो लगभग 1 महीने पहले अपने खेत में डालते हैं। जैसे बारिश होगी, अपने 15 जून के आसपास बारिश हो रही है तो वो 15 मई के आसपास में अपने खेत में इसको गोबर की खाद को डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं मिट्टी में। लेकिन जो केंचुआ खाद होती है ये क्या है, उससे भी अच्छी खाद होती है। गोबर की खाद है इतनी डिकम्पोज यानी इतनी सड़ी गली नहीं होती है, जबकि ये अच्छे से पूरी सड़ी गली खाद है और तुरंत पौधों को मिल जाती है। इसलिए इसको आपको बुआई से तुरंत पहले डालना होता है और डाल के और उसको मिट्टी में मिलाना जरूरी होता है। ज़मीन में थोड़ी नमी होनी चाहिए ताकि जैसे ही आप डाल के और मिट्टी में मिलाओगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, और जैसे ही बुआई करोगे पौधों को इसमें जो पोषक तत्व है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। का मतलब क्या दर रहती है, इसको कहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं? देखिए ये 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर, यानी अपने यहाँ का नागौर का 6.25 बीघा है 1 हेक्टेयर में, तो 8 से 10 टन डाली जाती है। जबकि गोबर की खाद है वो उससे ज़्यादा डालते हैं 15-20 टन तक, क्योंकि इसमें पोषक तत्व उससे ज़्यादा होते हैं इसलिए ये कम डाली जाती है। अब बात रही किसान भाइयों की, तो किसान भाई से जो केंचुए हैं उनको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, वही अपने कृषि विज्ञान केंद्र मौलासर या अठियासन से दोनों जगह उनको अवेलेबल हो जाएंगे, और कृषि विभाग वाले भी ये अवेलेबल करवा सकते हैं। और बाकी जो कुछ प्रोग्रेसिव अच्छे किसान हैं, कई किसानों ने ये बना रखी है, तो उनसे भी उनको मिल सकती है। इसकी कोई विशेष लागत है क्या? जैसे मान लो किसान भाई इसे मतलब प्राप्त करना चाहें तो उनको क्या दर चुकानी पड़ेगी या कितने पैसे में उसको खरीद सकते हैं? देखो फिलहाल अपने यहाँ तो यूनिवर्सिटी में कोई दर फिक्स नहीं की है, लेकिन जैसे किसान लोग हैं उन्होंने कृषि विभाग वालों से कुछ PKVY के तहत केंचुए खरीदे थे, तो वो 300 रुपये में 5 किलो उनको केंचुए मिले थे। अब जैसे इतना कुछ जानने के बाद में किसान भाई ये जानना जरूर चाहेंगे कि इस खाद को देते हुए केंचुओं को अलग किया जाता है या केंचुए सहित ही मतलब इसको डाल दिया जाता है? देखिए जैसे ये पूरी तैयार होती है तो केंचुओं को मैंने बताया कि पानी देना इसमें बंद कर देंगे तो केंचुए नीचे चले जाएंगे, तो अपने जो खाद है वो रह जाएगी, उसको बोरियों में भर लेंगे। तो मतलब केंचुओं को तो अपन फिर से दूसरी क्यारी तैयार करेंगे और केंचुए उसमें भर देंगे, और बाकी जो खाद है वो अपन काम में ले लेंगे, तो केंचुओं को नहीं लेके जाते साथ में। तो इतनी सारी जानकारी सुमित्रा दीदी से जुटा करके हमें ऐसा लग रहा है कि वाकई में जो केंचुए हैं वो फार्मर फ्रेंड कहलाने लायक है, और इन केंचुए की जो खाद है वो इतनी गुणवत्तापूर्ण है कि सामान्य खाद की तुलना में काफ़ी ज़्यादा उत्पादन किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अभी तक यहाँ पे कोई विशेष लागत भी नहीं है, तो किसान भाई यहाँ आकर के मौलासर में आकर के और यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। जो नागौर के पास है मेरे किसान भाई वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ आकर के जो खरीद रहे हैं तो इसकी कोई विशेष लागत नहीं है, तो आप लोग आसानी से यहाँ से जुटा सकते हैं, अपनी फसल को काफ़ी ज़्यादा गुना उत्पादन क्षमता वाली बना सकते हैं।